लेकिन होता क्या है, जब इंसान पैदा होता है तो आपने देखा होगा ईश्वर की कोई भी कृति इस धरती पर जो जन्म लेती है, चाहे वो किसी भी रूप में ले, मच्छर के रूप में ही क्यों ना ले, गाय के रूप में, बैल के रूप में, किसी भी जीव के रूप में, एक कला जन्म लेती है ना। ईश्वर जो है ना एक कला को जन्म देता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो एक प्रतिभा, एक कला पैदा होती है, ठीक है। तब होता क्या है कि वो कला जो है ना प्रूफ होने में वक्त लगता है, ठीक है कि नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, आप सभी का भी जैसा भी हो, कि हर व्यक्ति के आज के जमाने के हिसाब से कहा जाए तो दो ड्रीम होते हैं। एक ड्रीम वो जिसके लिए दिन रात आदमी संघर्ष करता है, एक ड्रीम वो जो उसके अंदर ड्रीम होता है, पर अंदर वाला ड्रीम बाहर वाली ड्रीम को हमेशा प्रेरित करता है। तो मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे अंदर से था कि मुझे लोगों की हेल्थ ठीक करनी है, ठीक है। अब इसको मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, अपने आप को निखारना था। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो पता चला कि सिस्टम क्या है हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो सिस्टम तो पहले से रटा रटाया और पूरा बना ही है कि भाई आप पैदा होते ही उसके हवाले हो जाते हैं। आज तो ऐसे समय हो चुका है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो समझ आने लगा कि जी मुझे हेल्थ ठीक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। दिमाग में क्यूरियोसिटी जागने लगती है। तो 9वीं 10वीं की कक्षा में थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपको मेडिकल की तरफ पढ़ाई करना पड़ेगी, ये विषय लेने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको कर पाओगे। तो फिर हमने सब्जेक्ट लिया साइंस का और हमने अपनी क्लास में टॉपर रहे हायर सेकेंडरी में। और फिर उसके बाद हम फिर पीएमटी की रेस में लगे, क्योंकि हमें पता है यही चला कि भाई हेल्थ ठीक करनी है तो यही करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी में लग गए थे। और प्री मेडिकल का जो टेस्ट होता है एमपी गवर्नमेंट का, वो हमने फर्स्ट राउंड में ही क्लियर कर लिया था हायर सेकेंडरी क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन हमें अब चूंकि टीस थी दिमाग में कि हेल्थ ठीक करनी है तो बड़े लेवल पे हेल्थ ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे। तो एमबीबीएस करना था हमें एम्स से। तो हम तैयारी कर रहे थे एमपी क्रॉस करने के बाद एआईटीएमटी की। पहले अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता था और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट अलग होता था। तो उसकी हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन तैयारी करते करते ये ईश्वरीय प्रेरणा है, जो भी कह लीजिए आप, विचार आया दिमाग में कि जो सिस्टम अभी काम कर रहा है, ठीक है, उस सिस्टम से अगर आप देखोगे जो आपका एक्चुअली थॉट है, अभी आप सिस्टम में नहीं आप घुसे हो अंदर, ठीक है, सिस्टम का थप्पा नहीं लगा आप पे, आप अभी स्पिरिचुअल थॉट में है और आपका स्पिरिचुअल थॉट है लोगों की हेल्थ को ठीक करना, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम पे जाओगे तो वहां पर हमने झांक के देखा बहुत गहराई से। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता था हमारे करीब का या रिलेशन का, तो हम तुरंत हॉस्पिटल भागा करते थे और देखते थे कि भाई क्यों बीमार हुआ, क्या तकलीफ है, इसको ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। एक जुड़ाव होता था उस काम के प्रति। तो हमने जब देखा ये, तो वहां पर हमने देखा बहुत गहराई से, करीब से, कि एक तरफ तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है कंटिन्यू, ठीक है। आज 1000 डॉक्टर हैं, फिर पता चला इसी शहर में 2000 डॉक्टर हो गए। और एक तरफ बीमारियां, पता चला पहले 10 बीमारियां थी, आज 100 बीमारियां हो चुकी है और फिर 1000 हो चुकी है। तो एक तरफ डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। तो दोनों चीजें एक तरफ, मतलब दोनों तरफ राजधानी की तरह दौड़ रही है, ठीक है। तो कंट्रोल तो किसी भी चीज पे नहीं हो रहा है। मतलब अगर डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो बीमारियां फिर बढ़नी नहीं चाहिए, अगर उनका इलाज हो रहा है तो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजों के बीज बोते चले जा रहे हैं और पेड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। यही है फिर, है ना, जब दोनों तरफ इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आज अगर हम देखें हिंदुस्तान में, तो स्कूल और कॉलेजेस से ज्यादा तो हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ चुकी है ना। किराने की दुकानों से ज्यादा मेडिकल स्टोरों की दुकानें बढ़ चुकी है। तो इस बात का प्रमाण है कि हम इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। बीमारियों को हम रोक नहीं पा रहे डॉक्टर बनने के बाद भी। अब पता नहीं डॉक्टर बनने के बाद जो है ना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो जहां से बीमारी पैदा हो रही है ना, अगर हम पैदा होना बंद कर दें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां से हो रहा है ये सब चीज, अगर हम वहां पर रोक लगा दें तो शायद हम इसको रोक पाएंगे। तो हमारे दिमाग में आया कि डॉक्टर बनने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बीमारी जहां से पैदा हो रही है, अगर आपको वास्तविकता में लोगों की सेहत ठीक करनी है, अगर सच्चा ड्रीम वही है तो, नहीं तो फिर क्या, वो दो तरह के ड्रीम होते हैं ना, तो फिर काम नहीं बन पाएगा। और दो तरह के ड्रीम में अगर आपने सिस्टम के हवाले कर दिया तो आपका जो एक्चुअल ड्रीम होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि इनका जो ड्रीम है
वो आज तक इनका मरा नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमने 19 साल में घर छोड़ा कि हमें सोशल काम करना था, ये उनका एक्चुअल ड्रीम था। लेकिन बार बार सिस्टम ने इनको घुमा फिरा के पूरी जिंदगी निकाल दी। लेकिन अभी भी वो है, ठीक है, जिसकी बदौलत आज भी ये सोच रहे हैं कि अब मुझे सोशल में कुछ काम खड़ा करना है। तो जो एक्चुअल होता है वो आपको सोने नहीं देता, वो हमेशा आपको कचोटता रहता है। अगर आप एक्चुअल पे थप्पा लगा देते हो तो फिर आप बहुत कुछ कर लेते हो, और लेकिन एक्चुअल पे थप्पा नहीं लगाते हो, सिस्टम को अपना थप्पा लगाने देते हो, तो फिर आप बहुत लिमिटेड कुछ कर पाते हो और सारी जिंदगी आपको रहता है कि कुछ करना है, कुछ करना है, इस टाइप से। तो वो जो एक्चुअल ड्रीम था हमारा, हमने उस पे थप्पा लगाया और बाकी सिस्टम को हमने छोड़ा। और हमने सारी पुस्तकें वगैरह जो है क्वालिफाई करने के बाद भी हमारे दरवाजे पर ऐसा खड़ा था कि हम चले जाते तो अभी तक एमडी क्वालिफाई हो चुके होते। कभी हमने 2000 कितने में पीएचडी क्वालिफाई कर लिया था, और शायद हम अपने गांव में एक दूसरे तीसरे व्यक्ति होंगे जिन्होंने पीएचडी क्वालिफाई किया था। तो हमने फिर ग्रेजुएशन भी नहीं किया, वहीं तक हमारी पढ़ाई रह गई और फिर हमने उसकी तरफ झांक के भी नहीं देखा और इसमें पूरी तरह से लगे। 2011 में पहला हमने 10 डिसमिल भूमि पे बड़े संघर्ष के साथ, क्योंकि जब आप एक ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं, एक सिस्टम के ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं, और उस सिस्टम के ट्रैक को आप मतलब कुछ भी ना समझ के और अपने आप की बात को रखते हैं, और वो भी 18-19 साल की उम्र में, जिस समय पे लोग कहते हैं कि अभी समझदारी डेवलप नहीं हुई है, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को सस्टेन करना और लोगों को अपनी बात मनवाना और अपने आप को जिंदा रखना, अपने विचारों को जिंदा रखते हुए काम को करना बहुत मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं सभी लोग। तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उस विरोधाभास के बीच में एक तूफान था, जिस तूफान ने हमें खड़ा रखा और 10 डिसमिल भूमि से हमने काम चालू किया। और भूमि तो हमने बहुत नई अपने से की, आज भी हमारे पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 33-34 हजार एकड़ भूमि पे विषमुक्त केमिकल फ्री फार्मिंग सफलता पूर्वक करवा रहे हैं। है जो विचार जो है हमने हमारे दिमाग में आया और हमने एक्चुअल ड्रीम पर थप्पा लगाया, उसकी बदौलत है। और अगर हम अपने सिस्टम वाले ड्रीम पे थप्पा लगाते कि जी डॉक्टर बन जाओ, बड़ा सा अस्पताल खोल लो, तो पता नहीं कितनों को हम शायद हटा दिए होते हैं और कितनों को अपाहिज बना दिए होते। हाँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर एक वास्तविकता है, अगर किसी को अटैक हो गया और उसकी बाईपास हो गई तो वो बेसिकली मर ही जाता है। कायदे की बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाता, फिर वो हर समय ये कहता जी बाईपास हो गई है जी, है ना। तो वो हर समय उसको वो फीलिंग रहती है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी बाईपास हो गई है, तो व्यक्ति अपाहिज ही हो जाता है, ठीक है। तो वो जिंदा रहता है पर वो जिंदगी जी नहीं पाता है। तो मैंने एक्चुअल ड्रीम पे थप्पा लगाया और मैंने ठाना कि मैं भले चाहे 1000 लोगों को अच्छा अन्न खिला पाऊं, लेकिन मैं उस दिशा में बीज जरूर बो दूंगा कि लोग अच्छा अन्न खाएं। और ये बात मुझे समझ आ गई थी उस समय कि जो है ईश्वर ने बीमारी नाम की कोई चीज नहीं बनाई है, तो लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, तो खान पान से ही हो रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है जो आप सभी ने भी सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो जैसा आप खान पान बॉडी को देते हैं वैसे ही आपकी बॉडी चलती है, और वैसे ही थॉट्स जनरेट होते हैं, वैसे ही ब्लड और वैसे ही आपकी बॉडी में जो है एक्शन रिएक्शंस चालू होते हैं। तो कुल मिला के सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई हैं, और अगर हम खान पान को सुधार लेंगे तो शायद लोगों की सेहत को ठीक करने में एक कदम आपका कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो मैंने इस बात को स्वीकार किया और मुझे लगा कि जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन इसको हिंदुस्तान की हर एक थाली में जहर मुक्त अन्न पहुंचाना है और हिंदुस्तान के प्रत्येक खेत को विषमुक्त बनाना है। इस विजन को लेकर मैंने काम 2011 से चालू किया और कंटिन्यूसली कई फसलों पर प्रयोग करते करते कईयों में रिजल्ट बहुत अच्छे लिए, कईयों में बहुत कम लिए, कईयों में बहुत निराशा भी हुई। लेकिन जैसे जैसे हमने काम शुरू किया और बढ़ते गए आगे, लोगों के बीच में गए, अपनी बात कही, लोगों को समझाना चालू किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम केवल ये काम करेंगे तो अपने तक कितने लोगों तक कर पाएंगे। ये आप काम कर लोगे तो 10 एकड़ में कर लोगे, फिर 20 में कर लोगे, 100 में कर लोगे, टीम बना लोगे तो, लेकिन 100 एकड़ का भी अनाज आप कितने लोगों को खिला पाओगे? 1000 लोगों को, 2000 लोगों को। हिंदुस्तान कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है। तो मकसद हमारा थोड़ा बड़ा था, तो हमने लोगों को बताना चालू किया। लेकिन समस्या ये थी कि जब 20 साल का बच्चा जो है ना, अगर किसी को कोई बात समझाने जाता है या समझाता है तो बहुत मुश्किल होता है। उस समय हमारी कोई बात मानता नहीं था, एक तो उम्र कम थी और दूसरी बात जो है ना
उस समय अनुभव भी नहीं था इतना ज्यादा। और फार्मर कम्युनिटी में तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 साल 3 साल का भी उम्र का अगर बड़ा है तो वो आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब समझता है कि जी मैंने जो किया है वो तुमने किया नहीं है, मतलब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, मतलब वो अपनी फील्ड में एकदम अपने आप को ही बेहतर मानता है। तो इसलिए जो है बहुत मुश्किल होती थी उस समय हमें लोगों को समझाने में, लेकिन ईश्वर ने कुछ हमने जो प्रयोग किए उसमें जो हमें रिजल्ट मिले, उम्र नहीं थी, अनुभव नहीं था, लेकिन रिजल्ट जो हमें दिए, उन रिजल्टों ने लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने पर मजबूर किया। और तब से फिर लोग जुड़ना चालू हुए। और फिर हमने 2013 में पहला अपना कैंप 27-28 को ऑर्गेनाइज किया। हमने कहा कि पहले तो हम ऐसे ही जो आ गया तो हम बताने लग जाते थे, जो आया फिर बताने लग जाते थे, बहुत अनसिस्टमेटिक हो गया था। तो हमने कहा 27 और 28 एक डेट फिक्स करते हैं, उस डेट को ही हम प्रैक्टिकली लोगों को सब दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तो 2013 में ये कार्यशाला का काम हमने चालू किया था। और 2013 में 7 लोगों की कार्यशाला पहले हुई थी हमारी, 7 लोगों की। प्रैक्टिकल कार्यशाला 14 लोगों की जो पिछले साल हुई थी, और ये वाली 2 दिन वाली 7 लोगों से शुरू हुई थी। और फिर धीरे धीरे बढ़ते 250-250 लोगों तक हम पहुंचे। फिर हमने एक ब्रेक लगाया कि 50 लोगों का बैच रखेंगे। तो 2013 में जब हमने कैंप चालू किया तो हमारा उद्देश्य तो 2013 में जब मैंने चालू किया, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बी फ्रैंक है ना, जो हम फार्मिंग से पैसे बनाते थे वो सारे पैसे हम अपने कोई खर्चा नहीं हमने अपना रखा है। हमारा एकदम सिंपल लिविंग है। 3 शर्ट हम शुरू से ही हमारा नियम है, 3 शर्ट हम खरीदते हैं, और 3 शर्ट जब तक खत्म नहीं होती है तब तक हम दोबारा शर्ट नहीं पहनते। और अभी पिछले 1 सप्ताह से हम अपनी एक ही शर्ट कंटिन्यू रोज शाम को धोते थे और वही सुबह दोबारा से पहनते थे। लेकिन क्योंकि हमारा बैग एक्चुअली, हम अभी भुवनेश्वर प्रोग्राम में गए थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा छूट गया, और वो एयरपोर्ट वाले अब वो दिल्ली से फिर भुवनेश्वर भेजा दिए, भुवनेश्वर से फिर दिल्ली, फिर भुवनेश्वर, ऐसे घुमा रहे हैं। अभी तक हमारे पर नहीं पहुंचा है वो। तो आज हमने ये नया निकाल के आज पहना है, क्योंकि रात को हम अपना शर्ट नहीं धो पाए। तो सिंपल हमारा लिविंग है, बिल्कुल एकदम फ्रिंक है। 3 शर्ट आप कहीं पे भी देखोगे हमारा 3 कलर का ही शर्ट आपको मिलेगा हमेशा। और करीब 20-22 राष्ट्रीय पुरस्कार तो हमने एक ही शर्ट पर ले डाले। तो ऐसा हमारा है कि फिक्स है, जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक हम दूसरा नहीं यूज करते हैं। तो एकदम सिंपल। तो हमने 10-12 लाख रुपए पहले राउंड में 1 साल में हमने अपनी फार्मिंग से कमाए, फिर उसके बाद 15 लाख रुपए, फिर 17 लाख रुपए, ऐसे करके हम 3 एकड़ से लगभग 20-22 का बजट हम गेन करते थे, और नेट प्रॉफिट 12 से 15 लाख रुपए का सब काट पीट के सबको बांट के इतना गेन करते थे। तो 1-2 लाख रुपए हमारे जो भी खर्चे हैं उनके लिए, बाकी का जितना पैसा आता था बचता था हमारे पास, वो सारा हम कोई बचत नहीं करते थे कि जी इसे में डाल लो, 1 एकड़ जमीन खरीद लेंगे, अपना करेंगे, ऐसे नहीं था दिमाग में बिल्कुल भी। तो 2 दिन का जो आवास और भोजन की जो हम व्यवस्थाएं करते थे 2017 तक, आप बिलीव नहीं मानोगे, कंटिन्यू 2017 तक 32,000 लोगों को अपने जेब से जो हम कमाते थे फार्मिंग से, वो पैसे से हम लोगों का अरेंजमेंट करते थे। लेकिन 32,000 लोगों को ये हमने 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से भोजन कराया, शिविर किए, लोगों को सिखाया। इसका रिजल्ट पता है कितना आया? मुश्किल से 1000-1200 के आसपास, 32,000 लोगों का। और क्या हो रहा था कि हमारे एरिया के ही लोग, बोलना तो नहीं चाहिए पर क्योंकि जो सत्य है उसमें बोलने में क्या दिक्कत है, तो पता चला 1 बार आ रहे, 2 बार आ रहे, 3 बार आ रहे, 4 बार आ रहे, 5 बार आ रहे। तो पता चला कि जो है जब भोजन का टाइम हुआ तो 25-50 लोग दिखने लगे, और जब हमने बोलना चालू किया, कुछ समझाना चालू किया, तो पता चला 7 लोग दिख रहे। बहुत गड़बड़ हो रही थी। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है। अच्छा, बात हमारी लोग सुने और जाके लोग करें तो उचित है ना। 2 बार आ रहे, 3 बार आ रहे, 10 बार आओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भैया कुछ करो तो, ठीक है। तो कर आप कुछ भी नहीं रहे और बस खाना खा के चले जा रहे। 1 सेकंड जी, जी बोले जी, मैं काम पे हूँ।
लगा कि ऐसा हम करते जाएंगे तो एक तो हम अपना ना तो घर बना रहे, ना परिवार बना रहे, ना जमीन बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, और जो एक्चुअली वाइट मनी हम जो जनरेट कर रहे हैं वो लोगों को खाना खिलाने में लगा दे रहे हैं, और ऊपर से अगर उसका भी फायदा हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है, आउटपुट ही आ जाए। 600-700 लोगों ने किया, पता चला 5 साल गुजर गए हमारे। अगर हमने 50 साल ये काम किया तो 2-5 हजार लोगों को हम ये कर पाए तो क्या उखाड़ लिया हमने, जिंदगी खत्म कर डाली, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत डांटा, खैर उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हमें, लेकिन जब ऐसे ही होने लगा तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तब हमने डिसाइड किया कि अब हम 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो 50 रुपए के कंट्रीब्यूशन से 2 दिन की भोजन और आवास व्यवस्था हम करते थे। हालांकि ये कोई वो नहीं था, लेकिन एक बैरियर था इस बात को लेकर कि लोगों को लगे कि कुछ लगता है, अब हमें नहीं जाना चाहिए, अब नए लोगों को आना चाहिए। तो लेकिन इससे भी नहीं रुका, क्योंकि अब 4 टाइम का भोजन जैविक वाला वो भी 50 रुपए में, और स्टेशनरी, लिटरेचर, पेन, दुनिया भर का वो भी मिल गया। तो मतलब वो एक मानसिकता जो रहती ना लोगों की, वो बहुत सिस्टम को खराब कर रही थी। तो धीरे धीरे हमने कहा यार ये तो सस्टेन नहीं हो सकता है, और मैं इस काम को कब तक लेके चलूंगा, और ये काम कोई हमारा तो है नहीं है कि जी हमारा शौक है इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये काम हर एक हिंदुस्तानी का है जो कि थाली में खाना खा रहा है, जो कि सांस ले रहा है, जो कि गड़बड़ कर रहा है। मतलब हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वो अपना खाना सुधारे और अपने बच्चों की हेल्थ सुधारे। तो ये हमारा काम तो है नहीं, ये सबका काम है, इसलिए इसमें सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। और एक नॉमिनली कंट्रीब्यूशन जो एक्सपेंस होते हैं, तो अभी से हमने, जब से हम इस फार्म पे आए हैं तब से जो कंट्रीब्यूशन आपसे लिया जाता है उसमें जो भी हमारा एक्सपेंस होता है A to Z, वो हम कंट्रीब्यूशन आपसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि इससे अच्छे लोग आ सकें और सीरियसली इस मैटर को समझ सकें। अदरवाइज एक जो फ्री वाली हिसाब जो मानसिकता होती है, मैं तो बैठे ही हूँ इस काम करने के लिए, हमें कोई गरज नहीं है, हमारे पास 100 रुपए आएंगे तो हम शाम को उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, चाहे जैसे भी, चलो ठीक है जो हो, उससे हमें कोई नहीं लेना देना। कोई लोग फायदा उठाएंगे, कोई नहीं उठाएंगे, पर इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, मेन इंपॉर्टेंट तो वो है। तो हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि कंट्री में रचनात्मकता खड़ी होनी चाहिए, लोगों के खेत पर केमिकल फ्री फार्मिंग होना चाहिए। तो उसके लिए ये हमने सिस्टम किया है, और इससे काफी बदलाव और सुधार हुए हैं। और ये बात हम आपको इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि सब चीज खुली हुई है, कोई छुपाने की बात नहीं है। मैंने बताया 2500 लोगों के प्रैक्टिकल शिविर पूरे कंट्री में अभी तक हुए, और 1850 लोगों ने इस काम को शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको जो कहना कहने दो, पर ये हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें हो गया। आप जरा गौर करो कि 1800 लोग ये बीज बो गए। अब 1800 में अगर 1000 पेड़ भी अगर बन गए तो 1000 पेड़ के नीचे कितने लोग आ जाएंगे, ये बहुत बड़ा काम हो गया। और ये तो अभी 1 साल हुआ है। प्रैक्टिकल शिविर हमारा मकसद है पूरे कंट्री में धुआंधार तरीके से अपने टाइम को कंट्रीब्यूट करके, हर स्टेट में अभी हम ये कर रहे हैं, हर राज्य में जाके कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके हर जिले तक ये एक मॉडल जाके खड़ा कर दें, और वहीं पर कैंप लगाएं और उसी को मॉडल बना दें पूरा। तो ऐसे करके पूरे हिंदुस्तान में हमारे पूरे प्लान है, और लगभग 1 महीने में कोई ना कोई एक राज्य को हम शिविर प्रैक्टिकल करते हैं। ये महीने बेंगलोर था, लेकिन बेंगलोर सडनली ये वायरस और तमाम सारी चीजों की वजह से जो है ना, हेल्थ को लेकर और बाकी सब चीजों को लेकर हमने पोस्टपोन किया है उस कैंप को। नेक्स्ट पटना भी है, तेलंगाना भी है, फिर बंगाल है, फिर ऐसे महाराष्ट्र है, ऐसे हर मंथ में एक प्रैक्टिकल शिविर हम कंट्री में कहीं पे भी करते हैं, और 1 या 2 प्रैक्टिकल शिविर हमारे सागर में, और 2 दिन का 27-28 का। तो ऐसा हम पूरा ताकत और पूरा अपने समय इस काम के लिए हमने लगा रखा है, और लक्ष्य साहब एक ही है, उद्देश्य एक ही है, आप सभी का भी वही उद्देश्य है, थाली जहर मुक्त हो और हिंदुस्तान की प्रत्येक खेत जो है ना खुशहाली से भर जाए। बस यही मकसद लेकर हम 24 घंटा इस काम में लगे हुए हैं, और अंतिम लक्ष्य यही है, अंतिम सांस भी यही पर खत्म होनी चाहिए, आप सभी की भी और हमारी भी, कि हिंदुस्तान में हम किसी भी दौर में पैदा हुए हैं, आप सभी लोग, कोई की उम्र 50 साल है, कोई की 20 है, कोई की 25 है, कोई की 30, जो भी है, पर सबने अपना अपना दौर देखा है या देख रहे हैं हम सभी लोग, है ना। कई लोग जो लंबी उम्र लिए हुए हैं, उन्होंने वो हिंदुस्तान भी देखा जब कोई केमिकल नहीं डलता था और ढंग से खेती होती थी, और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से थी, समृद्ध थे लोग। हाँ, गरीबी थी,
पैसे कम हुआ करते थे लेकिन लोग समृद्ध थे। और आज की तारीख में पेपर मनी बहुत ज्यादा है लेकिन लोग समृद्ध नहीं है, लोग खुश नहीं है। ठीक है, तो एक दौर उन लोगों ने वो भी देखा। फिर एक दौर देखा जब जबरदस्ती रासायनिक खाद खेतों में डाला गया, जबरदस्ती से ही शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर एक दौर उन्होंने वो भी देखा जब धुआंधार नद का रूप ले लिया, उसने धुआंधार प्रयोग किया। और आज ये दौर भी वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर एक नौजवान, हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं इससे मुक्ति पालूं कैसे भी। ठीक है, वो दौर भी आज वो देख रहे हैं। लेकिन इन सभी दौरों को जिसने जिस लेवल पे देखा हो, लेकिन मेरा एक मानना है और आप सभी का भी होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, किसी भी दौर में पैदा हुए, किसी भी दौर में हमने अपनी जिंदगी को जिया, लेकिन जब हम हिंदुस्तान को छोड़ के जाएं या इस धरती को छोड़ के जाएं तो खुशहाली देख के जाएं, पूरे हिंदुस्तान को विश्व यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर मुझे जो करना पड़ रहा है मैं करता हूँ। दिन भर अपना ट्रेनिंग में देता हूँ, शाम के समय जो है ना कॉलिंग में देता हूँ। 200, 500, 250, 300 के आसपास हमारा पर डे का फोन का कॉलिंग है, वो निपटाते हैं। और फिर उसके बाद भोजन इत्यादि करके और 10 बजे के बाद हमारी और दूसरी दिनचर्या चालू होती है, वो व्हाट्सएप पे लोगों के जवाब देने की। तो लगभग 1000, 1500, कई बार तो 2-2000 तक जवाब हम एक दिन में निपटाते हैं। तो 2, कभी 2.5, कभी 1.5 ऐसे बच जाता है। और सुबह 4:30 बजे हमारी फिर दिनचर्या चालू होती है। कुल 3 से 4 घंटे की नींद में हम पूरा